रॉकेट साइंस, एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप, एस्ट्रोफोटोग्राफी और बहुत सारा फन। लीजिए इन सब का डोज एक ही चैनल पर, यानी आपका चैनल एस्ट्रो इंडस वर्स। हेलो फोक्स, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम उस मिशन की बात करेंगे जो हमारी पूरी मैनकाइंड को बचा सकता है। आपको इस मिशन से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन ये मिशन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डार्ट मिशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ये मिशन कहाँ से आया, इसे कौन कर रहा है। हम स्पेसक्राफ्ट के डिज़ाइन को समझेंगे, हम एस्टेरॉयड के बारे में जानेंगे, हम इसे सिमुलेट करेंगे और इससे फ्यूचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हम इतनी डिटेल में बात करेंगे कि शायद ही किसी ने हिंदी में वीडियो बनाई होगी। अपने कान से मकड़ी के जाले साफ कर दिए तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में आपने शूटिंग स्टार से कॉफ़ी विश मांगी होगी और मुझे पता है आप बड़े होने के बाद भी ऐसा करते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो आपकी सारी इच्छाएं छीन सकता है। इच्छाएं क्या, वो आपसे पूरा प्लेनेट ही छीन सकता है, क्योंकि ये शूटिंग स्टार असल में एस्टेरॉयड हैं। वैसे तो ये एस्टेरॉयड कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे इंटरस्टेलर स्पेस, केपलर बेल्ट या एस्टेरॉयड बेल्ट से, लेकिन स्पेस में और भी कई खतरनाक ऑब्जेक्ट हैं। इन्हीं में से एक कैटेगरी है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की। इस कैटेगरी में जितने भी एस्टेरॉयड या कॉमेट्स आते हैं वो सब अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। और साथ में ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जिनकी ऑर्बिट अर्थ के साथ ही है। इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के बारे में जानने लायक तो काफ़ी कुछ है, लेकिन इसकी बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे डिटेल में। इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में से भी कुछ ऑब्जेक्ट को अलग कैटेगराइज करा गया है, और उस नई कैटेगरी में ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं जिनकी संभावना है धरती से टकराने की। इन खतरनाक ऑब्जेक्ट को कहते हैं पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट को पहचानता और कैटेगराइज कौन करता है? ये करता है प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस। वैसे मैं आपको बता दूं, एस्टेरॉयड को डिस्कवर करने से लेकर उसे नाम या कैटेगराइज करने तक ये सब काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इन सब के बीच में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन होती है जो ये सब करती हैं। मेरे आने वाली वीडियो में हम इस प्रोसेस को जानेंगे और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये सब डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि हमारे लिए कौन सा एस्टेरॉयड घातक साबित हो सकता है, लेकिन तब क्या होगा कि हमें पता चल जाए कि कोई एस्टेरॉयड हमसे टकराने वाला है। आखिर उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन तब हम कुछ नहीं कर सकते अगर हमें पता चला कि वो एस्टेरॉयड कुछ महीने या एक साल में ही टकराने वाला है। हाँ, अगर हमने मेहनत करके कुछ बना कर भेज भी दिया तब भी हो सकता है कि वो हमसे टकरा जाए। वैसे ये सब डिपेंड करता है कि एस्टेरॉयड का मास या वेलोसिटी कितनी है और हम किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हटाने के लिए। अब हम जानेंगे कि धरती को एस्टेरॉयड से कैसे बचा सकते हैं। वैसे हमारे पास 50 से ज़्यादा टेक्निक्स हैं एस्टेरॉयड से बचने के लिए, जैसे न्यूक्लियर, फोकस सोलर एनर्जी, मास ड्राइवर, एस्टेरॉयड ग्रेविटी ट्रैक्टर, एस्टेरॉयड लेजर एब्लेशन, कन्वेंशनल रॉकेट इंजन, फोकस्ड सोलर अरे, आयन बीम सेपर्ड, वार्पिंग और मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्रेशन। और भी कई सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन अभी तक हमने उन्हें एस्टेरॉयड पर टेस्ट नहीं करा। अभी हमने जितने भी टेस्ट करे हैं वो सिमुलेशन के अंदर, लैब या मैथमेटिक्स प्रूफ हुए हैं, लेकिन अब नासा इन्हीं में से एक स्ट्रेटजी को टेस्ट करने वाला है, वो भी एस्टेरॉयड पर। नासा जिस टेक्निक को टेस्ट करने वाला है उसे कहते हैं काइनेटिक इम्पैक्ट। इस टेक्निक में डायरेक्ट एस्टेरॉयड से टक्कर करवाई जाती है किसी भी स्पेसक्राफ्ट या प्रोब से। इस टक्कर से एस्टेरॉयड की वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यह चेंज डिपेंड करता है कि आपके इम्पैक्टर का मास और वेलोसिटी कितनी है। इस काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक में ध्यान रखने वाली बात यह है कि एस्टेरॉयड हमारे जितना करीब होगा हमें उतना ही बड़ा मास और वेलोसिटी चाहिए होगी, इसलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल सिचुएशन के हिसाब से होगा। फाइनली आपको इतना घुमाने के बाद अब हम बात करेंगे डार्ट मिशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, डार्ट को बनाया गया है काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। इस फुल फॉर्म का क्या मतलब है ये आप जल्दी समझ जाएंगे। फिलहाल ये मिशन प्लेनेटरी डिफेंस मिशन है। इसे ऑपरेट कर रहा है नासा और JPL। साथ में कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं, जैसे ESA, JAXA और इटालियन स्पेस एजेंसी। अब बात करते हैं उस एस्टेरॉयड की जिससे डार्ट की टक्कर होने वाली है। मैं सोलर सिस्टम को ऊपर से देख रहा हूँ। यहाँ पर आप सबकी ऑर्बिट देख सकते हैं। ये है सन, ये है अर्थ और ये है वो एस्टेरॉयड, और इसका नाम है डेडिमॉस। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ऑर्बिट और अर्थ की ऑर्बिट क्रॉस हो रही है आपस में, इसलिए ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। अब ज़रा एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ते हैं। जूम करने पे आप देख सकते हैं ये एक बाइनरी सिस्टम है। बड़े वाले एस्टेरॉयड का नाम है डेडेमॉस और छोटे वाले का नाम है डाइमोफॉस। पहले बड़े वाले को समझते हैं। इस एस्टेरॉयड को डिस्कवर करा गया था 1996 में।
इसे कैटेगराइज कर दिया गया पोटेंशियली हैजर्डस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इस एस्टेरॉयड की संभावना है धरती से टकराने की। कैलकुलेशन के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 2123 को धरती के पास से गुजरेगा और ये दूरी होगी 5.9 मिलियन किलोमीटर। फिलहाल ये तो फ्यूचर है, इस एस्टेरॉयड की बात करते हैं। ये एस्टेरॉयड हर 2 साल में सन की एक ऑर्बिट पूरी करता है, साथ में ये अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होता है। वैसे ये सब तो रट्टों वाली चीज़ है, इसका मास, कंपोजिशन, वेलोसिटी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिमोरफोस की। इस एस्टेरॉयड को डिस्कवर करा गया था 2003 में। यह छुटकू एस्टेरॉयड प्राइमरी एस्टेरॉयड के चक्कर काटता है, यानी ये इसका नेचुरल सैटेलाइट है। यह छुटकू असल में कितना छोटा है? इसका डायमीटर है सिर्फ 160 मीटर। इस एस्टेरॉयड की बात करें तो इसका नाम हाल ही में चेंज हुआ है। इसका नाम पहले था डेडिमॉस बी और अब तो आप देख ही सकते हैं इसका नाम। इसकी ऑर्बिट की बात करें तो ये हर 11.9 आवर्स में एक ऑर्बिट पूरी करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात की जाए तो इसका रोटेशन सिंक्रोनाइज्ड है रिलेटिव टू डेडिमॉस रोटेशन। इसका मतलब ये हुआ इस एस्टेरॉयड का एक हिस्सा हमेशा डेडिमॉस की तरफ ही पॉइंट करता है। एग्जाम्पल में आप मून को देख सकते हैं, मून का एक ही हिस्सा हमें दिखता है, इसलिए इस पूरे सिस्टम को कहा गया है सिंक्रोनस बाइनरी सिस्टम। ऐसे कैसे होता है, इसकी पूरी डिटेल हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, डार्ट स्पेसक्राफ्ट डिमोरफोस से ही टकराने वाला है। डार्ट मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है इस एस्टेरॉयड की ऑर्बिटल पीरियड को चेंज करना और फिर ऑब्जर्व और मेजर करना। इन सब की डिटेल हम थोड़ी देर में ही जानेंगे। अब हम जानेंगे कि डार्ट स्पेसक्राफ्ट आखिर यहाँ पर कैसे पहुंचा। डार्ट स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करा था फैल्कन 9 रॉकेट ने नवंबर 2021 में। यह स्पेसक्राफ्ट फैल्कन 9 के सेकंड स्टेज से अटैच था। पहले प्लान था कि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ा जाए, हाई एल्टीट्यूड और हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। फिर स्पेसक्राफ्ट अपने इंजन के जरिए धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाते जाए और एस्केप कर जाए, लेकिन बाद में इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। डार्ट स्पेसक्राफ्ट को फैल्कन 9 की सेकंड स्टेज की मदद से डायरेक्ट एस्केप करवा दिया गया। यह इमेज सेपरेशन के दौरान ली गई है और इस वीडियो में आप सेकंड स्टेज और डार्ट स्पेसक्राफ्ट को देख सकते हैं। अर्थ से एस्केप करने के बाद भी स्पेसक्राफ्ट ने कई ट्रैजेक्टरी करेक्शन बंद करे ताकि वो सही रास्ते पर बढ़ सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सिमुलेशन, ये वाला है अर्थ, ये है डार्ट स्पेसक्राफ्ट और ये है डेडिमॉस एस्टेरॉयड। जैसे कि आप देख सकते हैं, डार्ट को एस्केप हुए ओनली कुछ ही महीने हुए थे, उसका इनकाउंटर एक और एस्टेरॉयड से होता है। इस एस्टेरॉयड का नाम 2001 CB21 है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट इसके ज़्यादा करीब से नहीं गुजरता, लेकिन वो इसका इस्तेमाल अपने सेंसर कैलिब्रेशन के लिए कर लेता है और उसके बाद डार्ट आगे बढ़ जाता है और अब स्पेसक्राफ्ट सीधा डेडिमॉस की तरफ ही बढ़ रहा है। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये रुकेगा नहीं, ना चाय वाय पीने लग जाएगा, ये डायरेक्ट भिड़ जाएगा उसके मून से। आखिर ये इम्पैक्ट कैसे करा जाएगा? स्पेसक्राफ्ट का डिज़ाइन क्या है, उसमें क्या क्या है, इम्पैक्ट के बाद क्या होगा, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या इसके बाद एक और मिशन लॉन्च होगा? इन सब का आंसर मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। साथ में हम डार्ट मिशन को सिमुलेट करेंगे और समझेंगे। और आप चाहें तो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यह चैलेंज सिर्फ रॉकेटरी के ऊपर ही नहीं है, यहाँ पर मैं खुद एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिकल करता हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल काफ़ी यूनिक लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye, have a great time.